Hello friends, welcome to Pi Study YouTube channel. Today we will discuss about the vector analysis. In the vector analysis we will discuss about 1D, 2D and 3D and vector resolution. तो हम बात करते हैं सबसे पहले वेक्टर और स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे स्पीड, टाइम और करंट, ये तीनों क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। और जो वेक्टर होता है, सदिश होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, और वह डायरेक्शन स्पेसिफाइड होनी चाहिए, आइदर अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। किसी भी स्मॉल इंटरवल के लिए जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करती है। अब जैसे हम देखते हैं, कोई सर्कल है, सर्कल पे किसी पॉइंट P1 पे वेलोसिटी V1 है और किसी पॉइंट P2 पे वेलोसिटी V2 है। तो इस पार्टिकल को P1 से P2 जाने में कितना टाइम लग रहा है, बहुत ही स्मॉल इंटरवल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना था t और यहाँ पे पहुँचने पे टाइम कितना था t प्लस डेल्टा टी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इसको डेल्टा टी टाइम लग रहा है कि बहुत ही कम टाइम लग रहा है। दैट मीन्स इस स्मॉल इंटरवल में जो एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, क्योंकि ट्रेवल पाथ डेल्टा थीटा हुआ और टाइम कितना है, डेल्टा टी है। तो यहाँ पे यह एंगुलर स्पीड क्या हो गई, आपकी एंगुलर स्पीड है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? सो फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी you have point P1 at time t and at time t2 t plus delta t you have your particle reached at point P2। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे ओमेगा के लिए क्या है कि हमने डायरेक्शन को स्पेसिफाइड कर दिया कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, बट इट हैज़ डायरेक्शन along some axis along the periphery of this। मीन्स यहाँ कॉन्टीन्यूस मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन जो डेल्टा टी है वो 0 टेंस टू 0 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो ओमेगा का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पे इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, यह एंगुलर वेलोसिटी है और यह वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो यही जनरली डिफरेंस यही होता है कि कैसे हम एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो स्केलर हुआ, इस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो इस वेक्टर हुआ, एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर। तो अब हम यह जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन अलग अलग केसेस में, जैसे 1D, 2D एंड 3D। तो अगर आपका वेक्टर ए है, हमने बताया वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर मॉड ए इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, यहाँ पे एन कैप क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। तो हम किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें पता करना है कि किस डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एन कैप की वैल्यू क्या है। तो एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इज ए बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट इन दियर रिस्पेक्टिव प्लेन। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर इन वन डायमेंशनल अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो एक्स, वाई और जेड तीन एक्सिस होती हैं, तो हम आई को अलोंग द एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, जे को अलोंग वाई रिप्रेजेंट करते हैं और के को अलोंग जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह क्या होता है, आइडियल रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चंस की। एक कोई कार है, उसकी स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर्स है, वह अलोंग द जेड डायरेक्शन, along the z डायरेक्शन वो मूव कर रही है। तो पूछ रहा है व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर, उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, स्पीड इनटू
वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपको पता करना है। तो वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे क्या था, वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू डायरेक्शन, तो वेक्टर इक्वल टू वी इक्वल टू वी स्पीड इनटू डायरेक्शन। स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर्स अलोंग द जेड डायरेक्शन। अभी जेड डायरेक्शन में यह मूव कर रही है, दैट मीन्स माइनस के, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है माइनस जेड एक्सिस पे मूव कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर को माइनस के रखा। तो जो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा -20 के किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। नाउ वेलोसिटी वेक्टर इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने एक्स और वाई एक्सिस की अगर हम बात करें, सो फॉर एट एनी पॉइंट पी इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पार्टिकल इज एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई का हमने कोऑर्डिनेट हमें पता है। अलोंग द एक्स डायरेक्शन जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स है, और अलोंग द एक्स डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर आई है, और अलोंग वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है, जे है। तो यहाँ पे एंगल और ओरिजिन से इस पॉइंट पी के लोकेशन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा एक एंगल बनेगा यहाँ से, और इसको ओ पी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वही क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन 2D। अब हम ओ पी को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के करस्पॉन्डिंग, तो ओ पी क्या हो गया, यहाँ पे आर हो गया रेडियस, रेडियल वेक्टर। अब रेडियल वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एक्स आई प्लस वाई जे, तो हमने ओ पी इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ कोई भी पार्टिकल यहाँ से जा कर के पी पॉइंट पे पहुँचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये पहले पार्टिकल यहाँ आया फिर यहाँ गया, मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, एक्स प्लस वाई। और जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पार्टिकल का इस पार्टिकल तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओ पी कितना, ओ पी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो यहाँ पे आर वेक्टर है, आर वेक्टर जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें कि इसका यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर बाई दिस ओ पी का यूनिट वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। सो एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आर इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा एंगल है, तो इन टर्म्स ऑफ एंगल भी इसको हम लिख सकते हैं। अब जैसे यक्स डिवाइड बाई दिस, ये क्या होगा, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, वाई डिवाइड बाई दिस क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इज अल्फ़ा है, तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कॉस अल्फ़ा प्लस जे साइन अल्फ़ा, क्योंकि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स और वाई डायरेक्शन में आई और जे है। अब डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस जो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, tan अल्फ़ा इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जे, एंड एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आई। तो इस प्रकार से हम डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ अगर हमने यहाँ पे बात किया एक्स और वाई है, अगर आप इसको चारों कोऑर्डिनेट में देखते हैं, तो इस अगर इधर यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो इधर आई है, इधर जे है। तो अगर यूनिट वेक्टर अगर हम नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन की बात करें, 45 एंगल यहाँ पे बनता है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कितना होगा, आई प्लस जे बाई रूट 2। इसी प्रकार इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में और इस कोऑर्डिनेट में हम यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि एक कार है, वो स्पीड जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर्स है, उससे मूव कर रही है, और उसका डायरेक्शन क्या है, 30 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट टू नॉर्थ, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर। अब हमने कोऑर्डिनेट बना दिया और बोला कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ यहाँ होता है, ईस्ट यहाँ पे है, तो इस डायरेक्शन में वो 30 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है, 20 किलोमीटर, 20 लिख दिया। यूनिट वेक्टर कितना है इसका, इस डायरेक्शन का हमने पढ़ा था आई कॉस अल्फ़ा प्लस जे साइन अल्फ़ा, तो आई कॉस 30 प्लस जे साइन 30। अब इसका जो यूनिट वेक्टर, इसको हमें कितना मिल गया, 10 रूट 3 आई प्लस जे। तो इस प्रकार से हम यूनिट वेक्टर किसी भी गिवन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक वेक्टर दिया गया आर इक्वल टू 3i माइनस 4j,
तो बोला कि इसका डायरेक्शन के ईस्ट से कितने डायरेक्शन पे होगा। तो जस्ट हम जो पिछला रिप्रेजेंटेशन आपको बताए थे आई 4 कोऑर्डिनेट के लिए, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अब आप देखेंगे कि जो ईस्ट से उसका रिप्रेजेंटेशन कितना है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो जे का कोऑर्डिनेट है माइनस, जे का कोफिशिएंट है -4 डिवाइड बाई आई का कोफिशिएंट 3 -4/3। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं साउथ से टेन थीटा साउथ से कितना बना रहा है, तो वहाँ पे था कि जो उसका कोफिशिएंट था, जे का कोफिशिएंट वहाँ पे चेंज हो गया था। जे का कोफिशिएंट कितना हो गया था, 3 हो गया था, और आई का कोफिशिएंट कितना हो गया था, 4 हो गया था। तो इस प्रकार से हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आसानी से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर इन 3D, 3 डायमेंशनल में यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो उसके लिए हम पहले एज्यूम करते हैं कि कोई पार्टिकल किसी पॉइंट P पे एग्जिस्ट कर रहा है इन 3D स्पेस, और उसका जो कोऑर्डिनेट है x, y एंड z है, और जो उसका रेडियल वेक्टर OP क्या होगा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होगा, √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसका जो यूनिट वेक्टर कितना होगा, r बाई वेक्टर r बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइड बाई √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x बाई दिस लिखेंगे, x बाई दिस लिखेंगे, x बाई दिस। अब यह पूरा चीज़ क्या कर रहा है, एंगल फ्रॉम x एक्सिस से जितना एंगल बनता है उसको रिप्रेजेंट करता है। यह एंगल फ्रॉम y एक्सिस से जितना एंगल बन रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार यह z एक्सिस से, तो अल्फ़ा बीटा गामा हमने एंगल मान लिया, तो इसको कॉस अल्फ़ा हम बोल देंगे, इसको कॉस बीटा, इसको कॉस गामा बोल देंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। तो इसका हम यूनिट वेक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं। अब कुछ रिलेशनशिप होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अगर कॉस अल्फ़ा, कॉस गामा, कॉस बीटा ये कोसाइन दिए गए हैं इन 3D डायमेंशनल स्पेस में, तब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो यह रिलेशनशिप होते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के बीच में। इस चीज़ का आपको आगे बहुत ज़्यादा यूज आएगा। अब कोई रेडियल वेक्टर दिया है इन 3 डायमेंशनल में xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, आपको बताना है कि डायरेक्शन, इस रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन x एक्सिस से कितना होगा। तो डायरेक्शन फ्रॉम x एक्सिस से जब आप निकालेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो जिस भी एक्सिस से पूछा जा रहा है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और बाकी के पार्ट को रूट, और दोनों एक्सिस की क्वांटिटी को रूट ओवर स्क्वायर में हम लिख देते हैं, समेशन ऑफ स्क्वायर में लिख देते हैं। जैसे अगर हमें पूछा गया डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अब अल्फ़ा पूछा गया तो x को डिनोमिनेटर में लिखिए, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी प्रकार tan बीटा, उसी प्रकार tan गामा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बोला ए बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम A टू B, ए का 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट दिया गया और बी का 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट दिया गया। अब पूछ रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन फ्रॉम जेड एक्सिस। तो इसमें जस्ट एक सिंपल इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई पार्टिकल है वो ए से बी में जाता है, और 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट 1 2 3 यहाँ पे है, और एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट 4 7 8 है। तो हम इसका जस्ट हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे अलग अलग। ए का लिखेंगे तो आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, बी का लिखेंगे तो बी इक्वल टू 4 आई प्लस 7 जे प्लस 8 के। रेडियल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को ऐड, सब्सट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब में पॉइंट ए था और पॉइंट बी था, दोनों पॉइंट को जोड़ने पे जो वेक्टर आता है ए बी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3i प्लस 5j प्लस 5k। तो रेडियल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इनका जो कोफिशिएंट आई जे का है उनका स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ले लेंगे फिर बाद में। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 59, रूट ओवर 59 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, तो हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। डायरेक्शन कोसाइन इसका क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है, कॉस बीटा है, कॉस गामा, तो इनका डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है ये वाला कि डायरेक्शन फ्रॉम जेड एक्सिस, अब जेड एक्सिस से डायरेक्शन पूछ रहा है, इसका मतलब जो के का कोऑर्डिनेट है, जो डायरेक्शन कोसाइन कॉस गामा उसको नीचे लिखेंगे,
और बाकी का सम ऑफ स्क्वायर फिर रूट ओवर कर देंगे। तो अगर हमें टेन गामा पूछा गया यहाँ पे, तो टेन गामा कैसे लिखेंगे, 5/√59 फिर रूट ओवर इन दोनों का सम कर देंगे, तो इसको हम टेन गामा कितना लिख पाएंगे, √34/5। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आपने पहले देखा था, वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ डिपेंड करता है। तो जो वेक्टर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। तो एक रियल वेक्टर होता है, एक स्यूडो वेक्टर होता है। रियल वेक्टर क्या होता है, रियल वेक्टर का पूर्ण रूप से दो टाइप होते हैं। रियल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से किया जाता है। फर्स्ट वन इज लीनियर वेक्टर, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर भी बोलते हैं, और दूसरा क्या था, पोलर वेक्टर। तो अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से, सो बाई सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर c = a + b, अगर a रियल है और b रियल है, दोनों को मिलाने के बाद जो वेक्टर बनेगा वो रियल वेक्टर आएगा। स्यूडो वेक्टर क्या होता है, सेकंड टाइप का वेक्टर होता है। अब यहाँ पे पोलर वेक्टर जो था, रियल वेक्टर में जो लीनियर और पोलर वेक्टर को हम जनरली r और थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जो रेडियल कंपोनेंट और एंगुलर चेंज जो होता है वेक्टर के दो पॉइंट पर, उसको हम पोलर वेक्टर बोलते हैं। स्यूडो वेक्टर क्या होता है, स्यूडो वेक्टर मुख्य रूप से एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो रोटेशन के माध्यम से भी जिसको हम जान सकते हैं। स्यूडो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर दो वेक्टर को आपने ऑपरेट किया और वो दोनों वेक्टर गायब होकर के तीसरा वेक्टर मिल गया, दैट मीन्स दिस इज स्यूडो वेक्टर। तो यह वेक्टर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट दो वेक्टर के माध्यम से तीसरा वेक्टर सामने आ जाता है। जैसे अगर आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर 2 है, उन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो क्या मिलेगा, वेक्टर सी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने हमारा ए और बी दोनों क्या था, रियल था, लेकिन अभी सी जो वेक्टर मिला वो स्यूडो वेक्टर है, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है टेम्पररी रूप से। अब स्यूडो वेक्टर की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से भी हम, या मैक्सवेल स्क्रू रूल से भी जान सकते हैं। जैसे अगर आप जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता था, अगर आपका जो अंगूठा है वो एक जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपकी उंगलियां जो हैं वो मान लीजिए वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जब रोटेशन होगा तो जो नया वेक्टर आता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम किन किन कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, किन किन कंपोनेंट में इसको हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो वेक्टर कैन बी रिजॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए सम फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको हम एक ही डायरेक्शन में बैलेंस नहीं कर पाते, तो वेक्टर के माध्यम से उनको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए या तो टॉर्क जो होता है, जो टोटल टॉर्क होना चाहिए, उसको जीरो करते हैं, और दूसरा क्या होता है, टोटल फोर्स को जीरो करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, टॉर्क को जब जीरो करेंगे तो उसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और जब फोर्स को जीरो करेंगे, नेट फोर्स को जीरो करेंगे, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। अब इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो आपका पूरा सिस्टम कंप्लीट रूप से इक्विलिब्रियम के केस में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं नेट फोर्स की। नेट फोर्स क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी है उसका नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितने लगने वाले फोर्स हैं वो इक्वल हैं, या उस बॉडी के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं उस बॉडी के नीचे फोर्स जितने लग रहे हैं, अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑफ अपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड लोअर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उनकी जो नेट वैल्यू है वो अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे F1 net इक्वल टू F2 net along this direction and F3 net इक्वल टू F4 net along this direction for the equilibrium case. Now पोटेंशियल एनर्जी का भी बहुत बड़ा यूज होता है इन वेक्टर रिजोल्यूशन में, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क अगेंस्ट फील्ड,
किसी भी फील्ड में जो आप वर्क करते हैं उसका जो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसको कैसे वर्क पोटेंशियल एनर्जी को ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -W। -W क्यों हुआ, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसको आपको करना नहीं पड़ता, इट विल बी गेन्ड, तो यह गेन होती है। सो U इक्वल टू -W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू DR। तो आप अगर फोर्स किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं इसका मतलब यू आर डूइंग सम वर्क। तो इस प्रकार से इसको हम वर्क अगेंस्ट फील्ड भी बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो F इक्वल टू यहाँ से हम मेंटेन करेंगे, थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे, तो F इक्वल टू -du/dr। तो इसको बोलते हैं, इस प्रकार यह कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी को वर्क के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या होता है, कुछ मेजरमेंट होते हैं कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को या फिर और भी जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और रिप्रेजेंट करने से पहले आता है कि हम मेजरमेंट किसी भी चीज़ का करेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो ऑलवेज मेजर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट से ही मेजर करते हैं। और ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, उसको हम 0 मान सकते हैं इन केस ऑफ इफ़ देयर इज नथिंग इज गिवन। अगर कुछ नहीं दिया है तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम 0 मान लेते हैं। अब कैसे, अब इस बेसिस पे जो किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो जाती है। तो वो इक्विलिब्रियम क्या होती है, आइदर बॉडी स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा। तो स्टेबल क्या है, अगर किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है, इसका मतलब बॉडी जहाँ पे है वहीं पे बनी हुई है, तो उसको बोलते हैं स्टेबल। लेकिन अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया और नेगेटिव आ गई, तो इस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या, कि जो उसका डेरिवेटिव होगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस होगा, वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, देन द बॉडी इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर आप फोर्स के बेसिस पे कहते हैं तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि बॉडी किस केस में है। जैसे न्यूट्रल के केस में क्या होता है, यहाँ भी F इक्वल टू 0 होता है, लेकिन अगर बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब कि वहाँ पे ना तो पोटेंशियल एनर्जी है ना तो उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी का पॉजिटिव है और उसका जो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो वह क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपने वो वर्क आपको गेन करने के लिए आपने गेन ज़बरदस्ती किया हुआ है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, इसका मतलब आप ये वाली चीज़ आपने वर्क को पॉजिटिव कर दिया, दैट मीन्स आपको वर्क प्राप्त हुआ है, ना कि आपने काम को किया है। तो अगर कोई चीज़ मिलता है आपको बिना कुछ किए हुए, दैट मीन्स आप अनस्टेबल होते हैं। इन फिजिक्स एवरीथिंग यू कैन रिलेट with a phenomena, with a concept that whatever is happening surrounding you, you can just relate it। जैसे हमने बोला यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जो आपका W है वो जो -W है, मतलब आपने काम किया है तब आपको एनर्जी मिल रही है, इसलिए आप स्टेबल हैं। अब बिना काम किए आपको एनर्जी मिल गई तो क्या होगा, कि आपके पास आपने कुछ किया नहीं, आपको एनर्जी मिल रही है, आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको डर रहेगा, आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। दिस मॉड्यूल इज स्पेशली फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ vector representation in 1D, 2D and 3D. In next module we will learn the vector resolution in another way, where we will learn some mechanics kind of things. So thank you so much. So if you want to learn more and more, so revise more and more for these concepts, and if you haven't subscribed the channel, subscribe and share to the others so that other can be benefited. Thank you very much.